गाने पे गाने पे गाने पे गाने पे गाने हो गया और तालियां बजाई और हम चले गए, वो आप रोज़ देखते हैं। आज हमने जो रियली गायकी को समझते हैं संगीत में, कि संगीत में कैडेंस का मतलब होता है कि नेचुरल फ्लो ऑफ रिदम ट्यून टू एक्सप्रेस द वर्ड्स, कि पोइट्री को किस तरह से जस्टिफाई किया है ट्यून बनाने में और पोइट्री को किस तरह से जस्टिफाई किया है गीत गाने में। आप देख लीजिए, मैंने जो गाया और रफ़ी साहब ने जो गाया या सोनू निगम जो गाएंगे, उसमें ज़मीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि ये पुण्य आत्माएं हैं जो हमारे सामने बैठी हैं। तो इनके लिए ज़ोरदार ताली बजा दीजिए। वो दूसरे गायक से कैसे प्रेरित होता है और क्या स्टडी करते हैं, ऐसे कौन से 6-7 कैरेक्टरिस्टिक थे मोहम्मद रफ़ी साहब में, जिसके लिए कि आप बचपन से उन पर फिदा रहे और आज तक उनकी कमी हम पूरी न कर सकें। सोनू निगम जी, आपको। थैंक यू सुभाष जी, शाहिद भाई, जोशी, आपको सबको मेरा बहुत बहुत नमस्ते, बहुत नमस्कार। आशीष जी, अजिंक्य भाई, सबको बहुत प्यार मिला। आई डोंट रियली स्टार्ट फ्रॉम, सोचा था नहीं कुछ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी मैं लेट हो गया था। आपने कहा म्यूज़िक में, संगीत में लैंग्वेज नहीं होती, अब तो हो रही है लैंग्वेज की प्रॉब्लम। अभी केस हुआ है मुझ पर बेंगलोर में, तो सुबह से उसी में लगा था मैं, फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे मुझे, तो अभी ये सब चल रहा है। दैट्स व्हाई आई गॉट अ लिटिल लेट। रफ़ी साहब के बारे में मैं कहता ही हूँ बचपन से आज तक, हमेशा मैं आपके सामने आज यहाँ पर आया हूँ। उम्र में आपसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं आपको अपना तजुर्बा बताता हूँ, क्योंकि मैं उस गली से गुजर चुका हूँ जहाँ से आप आज गुजर रहे हैं। रफ़ी साहब को समझने के लिए एक तो होता है गाना सुनना और गाने को एंजॉय करना, लेकिन वो कहते हैं ना, गॉड लाइज इन डिटेलिंग। तो जब डिटेलिंग पे जाते हैं, और आप सभी नेचुरली आर्टिस्ट ही हैं, सब अपने अपने तरीके से तभी यहाँ पर हैं, और कोई भी नॉन आर्टिस्ट तो होगा नहीं। तो इसलिए मैं एज एन आर्टिस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गॉड लाइज इन डिटेलिंग। और जब डिटेल में जाते हैं ना, तो वहाँ गॉड बैठा है, मोहम्मद रफ़ी। तो मोहम्मद रफ़ी की जो डिटेलिंग और क्या ये सब चीज़ें, ऑफ कोर्स रियाज और डेडिकेशन तो बहुत ज़रूरी है। एक दैवीय होता है, जैसे लता जी दैवीय शक्ति है ना, दैवीय, कुछ बहुत दैवीय होती, कुछ साधिका ही होती है। आशा भाई साधिका बोलता हूँ मैं, कि वो दैवीय भी थी पर साधिका भी थी, पर लता भाई दैवीय, रफ़ी साहब दैवीय। ये भगवान के कुछ यूनिवर्स के कुछ ऐसे उदाहरण बन के आते कि तुम इनसे डायरेक्शन लोगे, तुम दिशा लोगे, कैसे करना है, क्योंकि इनके पहले कोई था ही नहीं। बहुत अच्छे अच्छे फनकार के पहले भी रहे हैं, क्लासिकल में और फिल्मों में। सहगल साहब तो हम सबके पितामह बोलता हूँ मैं, प्लेबैक सिंगर्स के। पर मैं क्यों बोलता हूँ रफ़ी साहब से पहले रफ़ी साहब जैसा कोई था नहीं, क्योंकि उसके पहले फिल्मी म्यूज़िक तो खैर उस समय स्टार्ट ही हुआ था, लेकिन किसी ने कभी सोचा नहीं था कि गाते हुए अदाकारी की जा सकती है, कि अगर लैंग्वेज भी ना पता हो तो पता हो कि ये बंदा दुखी है, या ये आदमी किसी को वो कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू वो समवन, ही इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस हिज लव फॉर समवन। लैंग्वेज नहीं आती हमें, या ये आदमी कोई बहुत ही ज़्यादा खुशी में है, पागल हुआ पड़ा है, अगर गाना है वाह 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 इस दीवाने दिल ने क्या जादू चलाया तुमको, तो गा नहीं रहा है वो बंदा, सिर्फ वाह 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 इस दीवाने। लग रहा है आपको कि शशि कपूर अपने उछल कूदते हुए गा रहे होंगे, वो इसलिए गा रहे होंगे क्योंकि जिसने गाया है उसने समाज ऐसा बना दिया है कि एक्टर के पास में, अभिनेता के पास में कुछ चारा ही नहीं है। यू हैव टू मैच द सिंगर नाउ। ऐसे कैसे हो सकता है कि सिंगर ने मुझसे ज़्यादा एक्टिंग कर दी?
तो इसलिए कोई भी अगर अदाकार होगा, रफी साहब की आवाज़ उस एक्टर को प्रेरित करती होगी कि भाई जितना वो अदाकारी कर गए हैं उतना थोड़ा मैं भी तो कर जाऊं। तो चाहे वो शम्मी कपूर जी हों, चाहे वो देवानंद जी भी हों, लोग कहते हैं कि देवानंद जी के लिए किशोर कुमार जी ने काफ़ी गाने गाए हैं, पर रफी साहब ने बहुत ज़्यादा गाने उनके लिए भी गा रखे, बहुत, और एकदम प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे गाने गा रखे हैं उनके लिए। दिलीप कुमार साहब हों या ऋषि कपूर जी हों, सबके चेहरे पे एक आवाज़ अगर ढल रही है, एक आवाज़ खिल रही है, ये तो करिश्मा ही है। ये तो यूनिवर्सल करिश्मा होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आवाज़ जॉनी वॉकर जी पे भी फब रही है, और एक आवाज़ दिलीप कुमार जी पे भी फब रही है, और एक आवाज़ खोया खोया चांद गाना गा रही है, एक आवाज़ अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ भुला सकते नहीं गा रही है, एक ही आवाज़ सोहानी रात ढल चुकी गा रही है, एक ही आवाज़ दर्द दिल गा रही है, एक ही आवाज़ जॉन जॉनी जनार्दन तरम पम पम, एक ही आवाज़ इतने गानों को कैसे कवर अप कर रही है। भजन गा रहे हैं तो लग रहा है कि कोई पंडित गा रहा है, नाद और हमद गा रहे हैं तो लग रहा है पक्का मुसलमान गा रहा है। वो बंदा जब चेन तो बेलिया तब मंदिर नल सेवा कर दयालेगा, लगता है वो सरदार पंजाबी कोई मित्र प्यार नो, ये सब शब्द जो है इनकी लेजेंडरी गाने हैं। तो वो लग रहा है आप को पंजाबी सरदार गा रहा है। तो एक ही आवाज़ इतने सारे पहलुओं को छू के अपनी ओरिजिनलिटी भी रखी हुई है। तो ये तो इसके ऊपर एक भगवान का, यूनिवर्स का हाथ होता है। और हम जब उस लेवल पे पहुंच जाएं कि उस आवाज़ को हम अप्रिशिएट करें और उस देखिए कि इसके पीछे की कहानी क्या है। तो आप भले अदाकार बनने आए हों, आप एडिटर बनने आए हों, आप डायरेक्टर बनने आए हों, आप कंपोजर बनने आए हों, एक बार आप उस गहराई में घुस गए तो आपको अपनी भी गहराई मिल जाएगी। रफ़ी साहब एक वो चीज़ है कि अगर आपने उस गहराई तक पहुंच गए कि ये आदमी कैसे गा रहा होगा, क्या सोचा होगा उस आदमी ने, हुई शाम का ख्याल, ख्याल कैसे होता है, ख्याल हवा में, हम तो दिमाग में देखते हैं ख्याल ख्याल ख्याल, हुई शाम का ख्याल आ गया। वाह वाह वाह। हर चीज़ में कैसे क्या वज़न देना है, और मतलब ये ऐसा एक ख़जाना है रफ़ी साहब कि पूरी ज़िंदगी आप उन पे अगर शोध करेंगे तो भी कुछ ना कुछ रह जाएगा जो आपने नहीं सुना होगा या आपने नहीं समझा होगा। ये अभी परसों मैं, मेरे फादर, हम साथ में जब भी मिलते हैं वैसे गाने में गाते रहते थोड़े बहुत। तो और हम लोग को तो ऐसे गाने पता है रफ़ी साहब के जो आम आदमी को पता ही नहीं होंगे। उनकी पुरानी पुरानी गज़लें हैं, नॉन फिल्मी गज़लें हैं। तो हम गा रहे थे दोनों मिलके, कभी पापा गा रहे, कभी मैं गा रहा हूँ। आई वाज थिंकिंग कि ये गाने लोगों को पता ही नहीं है। तो अगर अभी फिल्मी गाने तो सबको पता है, लेकिन जो हम जिन गानों से हम सीखे हैं, जिनसे हमने प्रेरणा ली है, वो कुछ और रेयर काम है। और आपको यकीन से बताता हूँ मैं, ये सिंगर एक ऐसे हैं जिनका कोई भी गाना, कुछ भी गाना आपको सब स्टार्ट नहीं लगेगा कि यार ठीक है नहीं होगा। कॉम्पोजिशन अगर बहुत वीक है तो भी बंदा पूरी मेहनत से गा गया, पूरा एफर्ट दिखेगा आपको कि आदमी गाना, कभी कभी कुछ कॉम्पोजिशन नहीं होती इतनी अच्छी। कुछ कंपोजर्स, हर बात गंदा काम तो कोई भी नहीं करता जानबूझ के, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत ऑर्डिनरी बन जाती हैं। तो हम देखते हैं, मैं और पापा बात करते हैं कि क्या मतलब गाना कैसा बना हुआ, लेकिन देखो क्या मेहनत चल रही है। ये नहीं है कि भाई तूने गाना क्या बनाया, चल मैं भी ऐसे गा दूंगा। तो हमने ये सब चीज़ें रफ़ी साहब को बचपन से सुन के सीखा है कि दैवीय शक्ति जब इंसान होता है उसके बाद में अपनी भक्ति और अपनी श्रद्धा से अपने क्राफ्ट को कहाँ से कहाँ लेकर जाते हैं। ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं काफ़ी ऑलरेडी पढ़ गया हूँ। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जो गाने बता रहे थे आप, कौन सा था अभी ये, ओए हम जिनके लिए भर
असीर पंजर, ये सब उसका एडलिब है। तो यहाँ इस जमाने में रफी साहब की आवाज थी, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, रोता ही रहा हूँ, तड़पता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, ये आवाज थी उनकी उस जमाने में। सुहानी रात ढल चुकी, ढल पंजाबी, ढल चुकी, तो ये आवाज थी उनकी, कड़क आवाज। फिर जहां तक मैंने सुना है कि बंदे ने अपनी आवाज पे काम और करना शुरू किया, हर समझदार आर्टिस्ट ये करता है। उन्होंने देखी तरत महमूद कैसे गा रहे हैं, ये मुकेश का उस समय अच्छा जमाना चल रहा था, बहुत अच्छा, तो खूब अच्छे गा रहे थे वो। और भी कंपोजर्स ने उनको, खयाम साहब ने, मैंने सुना उनको बताया था कि थोड़ा सॉफ्ट आवाज में कैसे करें। ये आदमी तो अपनी आवाज बदल दी पूरी। ये आदमी वहां से तू गंगा की मौज में जमुना, ये जिंदगी के में, यहां से आप रुख पे आज मेरा दिल चल गया तो मेरा क्या कसूर है। तो उन्होंने सोचा कि भाई एक ही आवाज सारे, जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, पंजाबी, ये है बॉम्बे मेरी जान। ये आवाज से उन्होंने अपनी आवाज को छू लेने दो नाजुक होठों को, ए गुल बदन ए। अभी गाना ऊंचा भी है, मतलब ऐसे नहीं कि ये नहीं है, पर उसमें आवाज का बाइट भी आ रहा है, सिंगर समझ सकते हो ये बात भी बोल रहा हूँ, आवाज का बाइट भी आ रहा है और एक प्यार का ऐसा, फूलों की महक कांटों की चुभन तुझे दे, हंसती हुई गाएगा उनका, तुझे देख के कहता है मेरा मन, आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। ऐसे कई गाने में आई कैन कीप स्पीकिंग अबाउट इट, बट कहने का मतलब ये है कि रफी साहब इज अ यूनिवर्सिटी, और ये एक ताज़ जिंदगी वाली यूनिवर्सिटी है। एक बात मुझे पूछनी है आपसे कि आपने कहा देवी शक्ति थी, देवी देन थी, आर्ट एक ऐसी चीज होती है जो ईश्वर से बहुत जुड़ी होती है, आत्मा जुड़ी होती है। ऐसा नहीं कि मतलब बाहर मतलब इतना दिखाने के लिए इतना, ही वाज द सेम पर्सन इनसाइड। घर में भी वो भी थे। इनफैक्ट जब भी अब्बा बात करते बहुत सॉफ्ट बात करते, बहुत ही सॉफ्ट, घर के अंदर भी। तो जब भी बात करते हम लोग सुनते थे, जब अब्बा कुछ बोल रहे हैं, हम लोग अब्बा बोलते थे उनको, तो सुनते तो हम लोग कान लगाना पड़ता। कान लगाते बोले कि अब्बा आपने क्या कहा? तो अब्बा बोलते क्यों बहरे हो गया, सुनाई नहीं देता। दिस इज द वे ही यूज्ड टू टॉक। अब इतने आराम से बोलते थे कि मतलब सुनाई नहीं, वो भी उनको नहीं सुनाई देता, तो फिर पूछते थे कि क्या बोले, जा अपनी माँ के पास जाओ। यू नो दिस वे ही यूज्ड टू एक्ट, आई मीन नॉट एक्ट बट हम लोग के साथ बहुत सॉफ्ट स्पोकन, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल, बहुत ही हम्बल इंसान थे वो। और बच्चों में बच्चे बन जाते थे। इनफैक्ट अपना अब्बा कभी सोशलाइजिंग नहीं करते थे। ये तो कभी ये नहीं कि मतलब मैं, ये तो आप भी रात की पार्टी बंद, कभी नहीं, कोई पार्टी शार्टी कुछ नहीं। हाँ, कोई भी अपना फंक्शन होता था, फॉर एग्जाम्पल कोई अवार्ड फंक्शन होता है या कभी शादी में जाते थे, जब भी जाते तो हम लोग को भी कभी ले जाते थे, लेकिन शादी के अंदर नहीं, तुम लोग बैठो मैं आता हूँ। विद इन 5 minutes ही वाज इन द कार। मतलब यही कि मतलब ड्राइवर को बोलते थे कि ज्यादा दूर मत रखना, इधर है ना। वो जाते थे स्टेज पे, फूल देना, जो भी अपने लिफाफा देना, वापस जमीन, ये नहीं कि अपने खड़े होकर बातें कर रहे हैं किसी से, नो, यूज्ड टू जस्ट कम आउट स्टेज। और फिर जैसे अपने फॉर एग्जाम्पल कभी डिनर पे जाना हो या कभी बाहर जैसे, तो अब बोलते थे लोग हम लोग आते हैं। वैरागी थी, वैरागी। जी जी जी। तो ही वाज
बच्चों में बच्चे बन जाते हैं, अपने अपने काम से मतलब रखते थे, अपना काम खत्म होता था सीधे घर पे आते थे, बी विद हिज फैमिली, बच्चों के साथ खेलते थे। उनको कैरम खेलने का बहुत शौक था, उनको पतंग उड़ाने का शौक था, उनको बैडमिंटन खेलने का शौक था। तो ही यूज्ड टू एंजॉय विद किड्स, बच्चों के साथ वो अपना बच्चे हो जाए। इनफैक्ट मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँ, हालांकि मैंने पहले भी कहा था ये कि एक फिल्म थी, हालांकि बहुत गाने ऐसे आए हैं, लेकिन उस वक्त ऐसा था कि एक फिल्म थी अपना जिसमें अमिताभ जी और ऋषि कपूर का गाना था, चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ। तो ये रिकॉर्डिंग होने के बाद उस टाइम अभी नसीब का गाना है जो ऑब्वियसली रफी साहब himself being such a great singer, मतलब उस टाइम पे तो अपने he was top, मतलब he was number one in his field। और अमित जी जाहिर सी बात है सुपरस्टार। घर पे आए अब्बा, घर पे आने के बाद बोले आओ इधर आओ। तो हम लोग भाग कर आए अब्बा के पास, आज पता है आज मैं अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया। सी द मॉडेस्टी, हमको खुद को ये नहीं मालूम तो वो कितने बड़े इंसान थे। मैं एक सुपरस्टार के साथ अपना गाना गाया हूँ। तो हम लोग भी बच्चे थे, तो हम लोग ने कहा अच्छा अब्बा वो कैसे दिखता था, कितना लंबा था, वो उसने क्या पहना था, उसकी घड़ी कैसी थी, उसके जूते कैसे, इंटरैक्टिंग। एंड अब्बा अपना बोलते भी थे, उसने ये किया था, उसने ये पहना था, उसने वो वो इतने मासूम बन जाते थे। ही वॉज ये नहीं कि मतलब वो ही वॉज बहुत ही सिंपल, बहुत ही डाउन टू अर्थ और दयालु किस्म के इंसान थे। जी हाँ। सबसे ऐसा कौन सा गाना जो आप हमेशा गुनगुनाते हैं जब आप उनको याद करते हैं, या जो आपका फेवरेट वन सॉन्ग, उसका थोड़ा सा हम आपसे भी सुनना चाहेंगे। गिव अ बिग हैंड टू। सर ये तो बहुत ही मुश्किल है कहना कि मतलब कि रफी साहब का सबसे अच्छा एक गाना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्यों इतने हजारों गाने गाए हैं, तो एक गाना बताने के लिए कि रफी साहब का ये सबसे बेस्ट है। हर गाने आप चुने, हर गाने आप अपने जस्टिफाई नहीं कर सकते, कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर या लिरिसिस्ट को, कि आप जस्टिफाई नहीं कर सकते अगर आपने एक गाना चुने तो बोलेंगे नहीं रफी साहब ने तो मेरे लिए अच्छा गाया, वो बोलेंगे नहीं रफी साहब ने मेरे लिए अच्छा गाया। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट है कहना कि रफी साहब का कौन सा गाना अच्छा है। हालांकि एक छोटा सा अपने मैं बताऊँ आपको कि अब्बा ने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरा चहीता गाना है, ये मैं आपको बताऊं, अब्बा ने कभी नहीं, लाइफ में कभी इन्होंने नहीं कहा कि ये गाना मेरा सबसे बेस्ट है, अपने मुंह से नहीं कहा। लेकिन आई रिमेंबर वन थिंग कि 1979 में रफी साहब के साथ, अब्बा के साथ मैं टूर किया था। He had about 16 to 17 shows in America, US, 16 to 17 shows, and he had 6 shows in Canada and 6 shows in Europe. ये पूरा 2 महीने का टूर I was with that, रफी साहब के साथ था मैं। और हर शो के अंदर मैंने एक चीज नोटिस किया, फरमाइश पब्लिक से आए या ना आए, वो 3 गाने जरूर गाते थे। एक था बाकी वो आप सुनना चाहेंगे, आपसे सुनना चाहेंगे। नहीं सर वो तो बहुत खतरनाक गाने हैं, लेकिन इट वाज लाइक रफी साहब ये 3 गाने हमेशा गाते थे। एक था सुहानी रात ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे, वो दुनिया के रखवाले, और एक कोहनियों का मधुबन में राधिका नाचे में। ये 3 गाने कभी भी फरमाइश आए या ना आए अब्बा गाते। तो मैं समझता हूँ, मेरी थिंकिंग है, मेरा थॉट है कि शायद रफी साहब को ये गाना ज्यादा पसंद है। तो सुहानी रात ढल चुकी, सुहानी रात ढल चुकी, रात ढल चुकी। मेरा ये अर्ज है, रिक्वेस्ट है कि आप गाएं। आई एम सॉरी वंस अगेन, मैं एक्चुअली मेरा दिमाग बड़ा हिला पड़ा क्योंकि मैं सुबह से ना वो मेरे पे केस हुआ है ना बेंगलोर में सर, अभी वही चल रही है। तो मैं वरना और थोड़ा अच्छा सोच के आता, तैयार होके आता, लेकिन चलिए मैं कहता हूँ। इस पहले सुहानी रात के पहले मैं एक गाना बताना चाहता हूँ, मुझे याद आ गया अभी। सुहानी रात में आई लाइक दिस, एक गाना रफी साहब का
जा दिल दीवाना। अब इसको सुनना, इस गाने को आप लोग, आय हाय हाय हाय, कोई इंसान इतने प्यार से कैसे गा सकता है। फिरोज खान साहब है ना गाना, शायद। हाँ, बहुत प्यारा गाना है। सो कभी जो म्यूजिक को चाहने वाले हैं इस गाने को सुनना कभी। मिसल यार के महके हुए जुल्फ से आई है सदा प्यार की। ये आवाज़ ही बात की आवाज़ है। जो गाने की फरमाइश की उन्होंने वो थोड़ा सा पहले का, जहाँ वो अपनी दमदार आवाज़ में थे, वो है सुहानी सुहानी, इसकी सुहानी रात ढल चुकी, वाह, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। क्या बात है, क्या बात है भैया। साहब के सुपुत्र शाहिद भाई ने किया है। और आज दूसरी खुशी की बात ये हुई कि हमने विष्णुगुट में सब विद्यार्थियों के लिए, म्यूजिक विद्यार्थियों के लिए, एक मोहम्मद रफ़ी स्कॉलरशिप अवार्ड को शुरू किया है, जो हर साल दिया जाएगा हर विद्यार्थी। मेरे साथ बैठे हैं इनके साहब, जो हमारी मराठी फिल्म के नायक हैं। हमारा के जो 16 मई को रिलीज हो रही है, उनका आज गीत भी दिखाया गया। और आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा रहा, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 3 दिन भी म्यूज़िक फेस्टिवल में पोएट्री, म्यूज़िक, गायकी सबके बारे में, विषय में चर्चा की जाएगी। अब आप आइए सोनू निगम साहब के साथ, क्योंकि इनको जाना है जल्दी। आप सवाल पूछें? कोई सलाह ऐसे कुछ नहीं है। हर ज़माने के साथ में कला का कोई भी क्षेत्र, कला का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। इवोल्यूशन जिसे कहते हैं वो होती रहती है। संगीत पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। आज के लोग अपनी तरफ से मेहनत करें। एक ही चीज़ जो हर समझदार इंसान जिसने भी अपनी कला को कहीं तक लेकर आया है, तो यही कहेगा, बस मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो जितना मेहनत करेंगे, जितना अपने काम, अपने क्राफ्ट में ध्यान देंगे, उतना पुरानों से सीखिए, और नई जो तकनीक है, नयापन है, उसको भी अपनाइए। तब जाके एक होलसम आर्टिस्ट पैदा होता है। भैया, वो किस तरीके से बोल सकते कोई इसका फॉर्मूला नहीं है जी। ये हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है। था, दोनों ही अपने अपने तरीके से ऑडियंस को बांध लेते थे। तो हर इंसान की अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से होता है। रफ़ी साहब अगर किशोर कुमार की तरह करेंगे परफॉर्म, तो अच्छे नहीं लगते। किशोर कुमार जी रफ़ी साहब की तरह करते तो अच्छे नहीं लगते। हर इंसान का अपना अपना जो व्यक्तित्व होता है, उसके मुताबिक उसे अपनी परफॉर्मेंस डिवाइस करनी पड़ती है, खुद खोजनी पड़ती है। किसी और को देख के मुतासिर ना हो देना, मतलब आप मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन किसी इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप इम्प्रेस हो सकते हैं, इन्फ्लुएंस मत होइए। सर, आपने ऐसे गाने गाए हैं जो जनरेशन को डिफाइन करता है। आपके हिसाब से यहाँ पे स्टूडेंट को कौन सी एक क्वालिटी जरूर डेवलप करनी चाहिए म्यूजिक करियर के लिए? मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारे वो है सेंस ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, जो मेरे में लिखा है, उसमें लिखा सेंस ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। अपनी एक्चुअली क्या क्या क्वेश्चन था, मुझे समझ नहीं आया। क्वेश्चन क्या है? फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो। सर, आपने ऐसे गाने गाए हैं जो जनरेशन को डिफाइन करता है। आपके हिसाब से यहाँ के स्टूडेंट को कौन सी क्वालिटी जरूर डेवलप करनी चाहिए लॉन्ग म्यूजिक करियर? सुनने की, सुनो, बहुत कुछ सुनो, और जज नहीं करो। काफ़ी लोग अपना समय व्यर्थ करते हैं जज करने में। लता मंगेशकर बेटर है, आशा भोसले बेटर है,
मोहम्मद रफ़ी बेटर है या किशोर बेटर है, ये जो करता है वो कभी अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन सकता। हर इंसान को जो जो भी विद्यार्थी होता है म्यूज़िक का या अभिनय का, उसको हर किसी से सीखना चाहिए। तब जाके इंसान को अपनी जगह, अपनी शक्ल खुद मिलती है। जो लोग टाइम वेस्ट करते हैं वो बतवा भी लेते हैं, और जितना अच्छा इंसान होगा अपने काम में, किसी भी कला में, उसके काम में उतनी ही अच्छाई सामने आएगी। तो कभी कभी लोग बिजली की तरह चमक जाते हैं, फिर वो खो जाते हैं। लेकिन जो चरित्र पे अपना काम करते हैं, अपने कैरेक्टर पे काम करते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं, सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो फिर रोशनी उनकी जो होती है वो लंबी लंबी चलती है, लंबा लंबा प्रकाशवान होती है। हाँ सुनो सर, जब आप अरे मुझे कुछ मेरे हो गए नहीं शायद साहब से आ जाएंगे। शायद साहब से हाँ, इनके पास नहीं। अच्छा पहले मेरे पास आ जाओ पूछो। आप जब इतने पैशनेट स्टूडेंट्स को देखते हैं अपने आसपास, तो आपकी शुरुआत में जब हुई थी तो कोई ऐसा वाक्य जो आपको याद हो, शेयर करना चाहे, इतने पैशनेट जो टैलेंट है आज के टाइम में? मैं असल में मैं तब से गा रहा हूँ जब मैंने होश ही संभाला होगा प्रोफेशनली। मतलब मैं 77 से प्रोफेशनली गा रहा हूँ, स्टेज पे गा रहा हूँ। तो पहले मतलब शुरू से ही मुझे पैशन था हमेशा गाने का, और इट वॉज नेवर टेकन फॉर ग्रांटेड। सीख नहीं पाया था मैं, अब जाके थोड़ा बहुत सीखता हूँ, लेकिन बचपन में सीखने का मौका नहीं मुझे मिला। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैंने ऐसे सोचा नहीं कि तब नहीं सीखे तो अब नहीं सीख सकते। अब मैं ऐसा ऐसा जैसे एक कोई राग पकड़ लेता हूँ, सीख लेता हूँ। मेरे उस्ताद गुलाम खान साहब, उनके बच्चों से पूछ लेता हूँ मैं कभी कभी, तो सीखता रहता हूँ। और इस जर्नी में कब स्टार्ट हुआ, कब कहाँ पहुँचे पता ही नहीं। इतना कह सकता हूँ 91 में जब मुंबई आया था तो यहाँ पे कुछ हमारी पहचान कर थी नहीं, तो एकदम स्क्रैच से शुरू किया। और मेरे फादर ने जो मुझे बात कही थी उस समय, उन्होंने कहा था कि तू जवान है, तू दिखने में ठीक ठाक है, और तू पढ़ाई में भी अच्छा रहा है, गाने में अच्छा है, तू तेरे हाथ में इंस्ट्रूमेंट में अच्छा चलता है, तो अगर तू ने जवानी को ज़्यादा जिया तो ठीक है, जवानी जी ले, गर्लफ्रेंड बना सकता है, दोस्ती वोस्ती कर सकता है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि या तो अभी धक्के खा ले और बाद में ऐश करना, या अभी ऐश करी और बाद में धक्के खा ले। तो वो चीज़ को मैंने ध्यान दिया, पकड़ा, और आई मेड श्योर दैट मेरे ग्रोइंग अप जब मुझे अपने पाँव जमाने थे, तो मैंने अपने काम पर भरपूर ध्यान दिया, डेडिकेशन से ध्यान दिया, और अपने गुरुओं को बहुत भगवानों की तरह ही पूजा। रफ़ी साहब जैसे हमारे को हम भगवान ही मानते हैं, अपने गुरुओं को भगवान की तरह वो दर्जा देंगे तो गुरुओं का आशीर्वाद आपके सर पे और अंदर आते जीवन में आता है।